हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सन एकेडमी। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। हम लोगों ने कोशिका विभाजन के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जो माइटोसिस होता है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि उसमें जो 2n क्रोमोसोम होता है वह 2n क्रोमोसोम का निर्माण करता है, मतलब दो अपने ही जैसे दो क्रोमोसोम का निर्माण करता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होता है। तो आज हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एक 2n क्रोमोसोम से फिर इसमें 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको सबसे पहले किसने देखा था। सबसे पहले वीज़मैन ने इसकी खोज किया था और उसके बाद नामकरण की बारी आता है। तो इसमें 1905 ईस्वी में फार्मर एंड मुरे के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। 1905 ईस्वी में आप लोगों को इतिहास में पता ही होगा कि 1905 ईस्वी में भारत और बंगाल का इसमें विभाजन हुआ था, कर्जन के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों को आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसमें रिडक्शनल डिवीज़न, विषम सूत्री या फिर अर्धसूत्री के नामों से भी इसको जाना जाता है। तो इससे अर्धसूत्री को जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में फिर डाउट अराइज ना हो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिप्लॉइड किसको बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का कोशिका होता है उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वही क्रोमोसोम क्या होते हैं, जोड़ी के रूप में या फिर पेयर के रूप में पाए जाते हैं। और इसी पेयर को ही क्या कहा जाता है, द्विगुणित क्रोमोसोम बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें 46 गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम होता है। यह 23 पेयर के रूप में होता है। तो इसी 23 पेयर को ही क्या कहा जाता है, द्विगुणित कहा जाता है, द्विगुणित क्रोमोसोम कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि हेप्लॉइड कहने का मतलब ये होता है कि जो इसमें 23 पेयर पाया जाता है वही पेयर में ना होकर अलग अलग होता है, मतलब वो ये क्या होते हैं, हाफ हो जाता है। तो यहाँ केवल 23 क्रोमोसोम होगा, यहाँ पेयर में नहीं होगा, तो उसको बोला जाता है अगुणित क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र बोला जाता है। आगे देखते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों लगभग एक ही जैसे लगते हैं लेकिन इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के शरीर में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो उन 23 क्रोमोसोम में से हम लोग एक क्रोमोसोम या फिर एक जोड़ी क्रोमोसोम को लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें ये दोनों एक पेयर क्रोमोसोम हैं और इसी क्रोमोसोम में यदि हम जानते हैं कि जो इंटरफेस होता है उसमें जो एस फेस होता है, एस फेस में ही जो सिंथेसिस फेस होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन होता है। उससे फिर एक क्रोमोसोम से फिर अपना प्रतिलिपि या फिर फोटोकॉपी निर्माण होता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग इस प्रकार हम देखते हैं जो पेयर में होता है वह अपने ही समान दूसरा प्रतिलिपि बना लेता है और इसी जो प्रतिलिपि होता है इसी को ही सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है। और ये दोनों को एक साथ में होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। ये दोनों को होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है और इन दोनों को एक साथ में सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वे एक दूसरे के साथ जहां जुड़े होते हैं इसी को ही क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर बोला जाता है या फिर इसी को ही सेंट्रोमियर बोला जाता है। काइनेटोकोर या फिर सेंट्रोमियर बोला जाता है। और इसमें जो ये भुजा होता है, ये जो भुजा होता है उसी भुजा को ही क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड्स बोला जाता है। तो ठीक है, हम लोग इतना देख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह युग्मकों में होता है या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें यदि मेल और फीमेल, इस चिन्ह को मेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको फीमेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप यदि आप भूल जाते हैं तो इसमें आप देखिए जो महिलाएं होती हैं उनका पीछे चोटी होता है और पुरुषों का समानता नहीं होता है, लेकिन कई लोगों का होता भी है, इसको अपवाद मानते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं में चोटी होता है तो यह नीचे की ओर ऐसा
है। ठीक है, तो इसको ये महिलाओं के लिए होता है या पुरुषों के लिए होता है चिन्ह। आगे देखते हैं हम लोग, जो मेल रिप्रोडक्टिव युग्मक होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होता है। 23 क्रोमोसोम होते हैं और यही 23 क्रोमोसोम आपस में फिर मिलकर क्या बनते हैं, 46 क्रोमोसोम का निर्माण करता है। 46 क्रोमोसोम का निर्माण करता है, क्योंकि हम जानते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा होता है, इसलिए दोनों मिलकर फिर एक पूर्ण कोशिका का निर्माण करते हैं। मतलब 46 क्रोमोसोम का इसमें एक साथ में फिर निर्माण हो जाता है, या फिर दोनों एक साथ में मिल जाते हैं तो 46 क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ये 23 क्रोमोसोम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो लेकिन मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है, तो ये हो गया पुरुष का 46 क्रोमोसोम और ये हो गया महिला का 46 क्रोमोसोम। इसमें जब युग्मक बनता है या फिर इसमें जब स्पर्म बनता है, ओवम बनता है, तो इस समय यह जो 46 क्रोमोसोम होता है वह स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होता है और इसमें भी ओवम में भी 23 क्रोमोसोम होता है और ये फिर दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम का निर्माण करके बच्चा का निर्माण करते हैं। इसी 23 क्रोमोसोम से ही बच्चा निर्माण होता है और फिर वो धीरे धीरे करके उसमें सेल डिवीज़न होकर पूरा एक शरीर का निर्माण कर लेता है। और सूत्री विभाजन में हम देखते हैं कि पहले इसमें 46, मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है और यही क्रोमोसोम जब यह अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह 23 क्रोमोसोम में विभक्त हो जाता है और यही विभक्त होने के बाद में फिर यदि इसको और यदि वृद्धि करना होता है तो यह फिर से क्या करता है, माइटोसिस करता है। जी हाँ, माइटोसिस करता है। मतलब ये शुरू में अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर बाद में यदि इनकी संख्या में वृद्धि करना होता है तो ये क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री कहने का मतलब माइटोसिस करता है, माइटोसिस से अपनी संख्या को वृद्धि करता है। मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम सभी में पाए जाएंगे, सभी कोशिका में 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे और यही 23 क्रोमोसोम होता है कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें। तो चलिए हम इसी के बारे में, ये किस किस स्टेप में, मतलब जो 2n क्रोमोसोम होता है, 2n क्रोमोसोम होता है उससे फिर 4n का निर्माण किस प्रकार से होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। यह द्विगुणित क्रोमोसोम होता है और यही अगुणित क्रोमोसोम का निर्माण करता है और ये 4 अगुणित क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो चलिए हम लोग इसी को आगे देखेंगे। अभी अर्धसूत्री या फिर मियोसिस को, इसको 2 भागों में बांटा गया है, मियोसिस पहला या मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और इस प्रकार देखते हैं हम लोग, जो मियोसिस फर्स्ट है उसको 4 भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी मियोसिस सेकेंड में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। डिफरेंशिएट करने के लिए इसको पहला और दूसरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। प्रोफेज 1, प्रोफेज, और इसमें देखते हैं जो मियोसिस है इसमें भी प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मियोसिस होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, मियोसिस प्रथम और मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है और जो मियोसिस सेकेंड होता है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें देखते हैं जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसको फिर 5 भागों में फिर से इसको सब डिवीज़न में बांटा गया है। इसमें कोशिका विभाजन होता है, उसका यह समय में देखते हैं तो 90% समय इसी का ही होता है। प्रोफेज होता है वह 5 भागों में बटा हुआ है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। यह 5 भागों में बटा हुआ है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं मियोसिस
फर्स्ट में इसमें जो प्रोफेज होता है उसके 5 सब फेज होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं लिप्टोटीन के बारे में। तो लिप्टोटीन में को देखते हैं तो इसमें यदि हम इसको कोशिका माने तो कोशिका के अंदर में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में बहुत सारे धागेनुमा संरचना पाया जाता है, जिसको बोला क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। और यही क्रोमेटिन क्या करता है, धागेनुमा संरचना होता है, यही लिप्टोटीन अवस्था में यह पतले और लंबे रूप में होता है, और यह समजात गुणसूत्र स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगता है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये द्विगुणित होते हैं, और इसी को ही क्या बोला जाता है, क्रोमोनीमेटा बोला जाता है। और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग की जो जैगोटीन होता है उसमें यह जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ में समजात गुणसूत्र एक साथ में दिखाई देने लगते हैं। इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं वे एक साथ में दिखाई देने लगते हैं, और इस समय जो क्रोमोसोम होते हैं जो पतले और लंबे होते हैं वे मोटे और छोटे दिखाई देने लगते हैं, और ये और भी सुस्पष्ट रूप में दिखाई देने लगते हैं। और ये इस प्रकार से जो जैगोटीन होता है उसमें क्या होता है कि ये समजात गुणसूत्र एक साथ में आपस में आने लगते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लेक्स के समान दिखाई देते हैं। इसीलिए ही इसको जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसी कॉम्प्लेक्स को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। पैकेटिड में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वे एक दूसरे के पास में आने के बाद में जो इसके क्रोमेटिन होते हैं वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद में इसमें एक का क्रोमोसोम दूसरे में चला जाता है और दूसरे का क्रोमोसोम पहले वाला में आ जाता है। इस प्रकार से इसमें जो क्रोमोसोम का विनिमय होता है उसी को ही क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर का जो क्रिया होता है वह पैकेटिन में होता है, प्रोफेज के पैकेटिन में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो प्रोफेज होता है प्रोफेज के पैकेटिन स्टेज में होता है। जो डिप्लोटीन फेज होता है इसमें हम देखते हैं जो पैकेटिन में गुणसूत्रों का विनिमय हो चुका होता है उसमें ये इस प्रकार से फिर ये खिसकने लगते हैं, और खिसकने के बाद में ये इस प्रकार से मानो एक्स के समान दिखाई देने लगते हैं। मतलब ये क्रोमोसोम इस प्रकार से एक्स के समान एक दूसरे से क्रॉस किए रहते हैं। तो इसी जो एक्स नुमा संरचना होता है, जो एक्स नुमा संरचना क्रोमोसोम में दिखाई देता है, इसी को ही काइज़मेटा बोला जाता है। तो इसमें जो डिप्लोटीन फेज होता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि काइज़मेटा इसमें दिखाई देने लगता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि काइज़मेटा किस में दिखाई देता है, तो काइज़मेटा डिप्लोटीन फेज में दिखाई देता है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं इसमें कि जो डाइकाइनेसिस होता है, जो डाइकाइनेसिस होता है उसमें क्रोमोसोम किस प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार से डाइकाइनेसिस में हम लोग देखते हैं कि इसमें जिसमें क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब जो भुजा होता है का जो क्रोमोसोम होता है वह दूसरे में चला गया होता है और दूसरे का इसमें पहले वाला में चला गया होता है। तो इस प्रकार से यह लास्ट में दिखाई देने लगता है, और इसमें फिर ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं वे एक दूसरे से हटने लगते हैं, और इस प्रकार से हटने के बाद में ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका में इसमें जो क्रोमोसोम होता है वह ध्रुव की ओर जाने लगता है। उस समय इसमें क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं हम लोग इसमें, तो इसमें 23 क्रोमोसोम होता है, वो नीचे होता है, और 23 क्रोमोसोम ऊपर होता है। और इस प्रकार से ये फिर आगे देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से ये अलग होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो ये क्रोमोसोम पास में आने के बाद में फिर ये दूर होने लगते हैं। तो दूर होने लगते हैं उस समय ये ऊपर में 23 होता है और नीचे में भी 23 होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है समसूत्री विभाजन होता है, उसमें ऊपर में 46 क्रोमोसोम होता है और नीचे में भी 46 क्रोमोसोम होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में हम देखते हैं कि यदि इसको हम लोग कोशिका माने तो कोशिका के इधर ऊपर और नीचे में हम देखते हैं कि इसमें ध्रुव है और बीच में एक रेखा है, और रेखा को क्या मानते हैं हम लोग, इक्वेटर मानते हैं। और इसी इक्वेटर में ही मैं अभी क्या बोल रहा हूँ इसमें कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम कहने का मतलब है यहाँ समजात क्रोमोसोम होते हैं, और समजात क्रोमोसोम होने के कारण ही इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। और इसी समय हम देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन हुआ था उसमें समसूत्री विभाजन में जो 46 क्रोमोसोम ऊपर में और 46 क्रोमोसोम नीचे में आ जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें
23 क्रोमोसोम ऊपर में और 23 क्रोमोसोम नीचे में होगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेटाफेज में तरकुत धागों का निर्माण होता है और जो समजात गुणसूत्र होते हैं वे इक्वेटर में हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जो एनाफेज होता है। एनाफेज में यहाँ जो तरकुत तंतुएं होती हैं वे टूट टूट कर छोटा होने लगता है और छोटे होने के कारण फिर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसको अपने ध्रुव की ओर खींचने लगते हैं और ध्रुव की ओर खींचने लगने के बाद में फिर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वे ध्रुव की ओर आने लगते हैं। किसमें? एनाफेज में। और टीलोफेज में आप लोगों को तो पता ही है कि जो हम लोग समसूत्री विभाजन देखे थे उसमें ये क्या होता है, क्रोमोसोम फिर से ध्रुव की ओर चला गया होता है। फिर से ये क्रोमोसोम क्या होता है, ध्रुव की ओर पहुंच गया होता है और ध्रुव की ओर पहुंचने के बाद में फिर से ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह इस प्रकार से क्लीवेज फरो का निर्माण करता है, मतलब विभाजन खांच का निर्माण करता है। और विभाजन खांच यह आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से यहाँ पहुँचने लगता है और पहुँचने के बाद धीरे धीरे करके ये जुड़ जाता है। और इसी समय ही क्या होता है कि जो इसमें केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और जो क्रोमोसोम होते हैं वे क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं, फिर से धागेनुमा संरचना के रूप में बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ ऊपर में भी केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और फिर इसमें बहुत सारे धागेनुमा संरचना के रूप में इसमें दिखाई देने लगते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या कोशिकांग होते हैं वे इसमें दोनों में कॉपी होके पहुंच गया होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें 23 क्रोमोसोम ऊपर में और 23 क्रोमोसोम नीचे में होता है। जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उसमें से 23 क्रोमोसोम ऊपर में और 23 क्रोमोसोम नीचे में होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग मियोसिस के दूसरा। मियोसिस सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि इसमें भी वही प्रोफेज सेकेंड होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा और एनाफेज सेकेंड होगा और टीलोफेज भी सेकेंड होगा। तो इसमें हम लोगों ने जो समसूत्री विभाजन में देखा था सेम उसी प्रकार से ही होगा और इसमें जो 23 क्रोमोसोम थे वही 23 क्रोमोसोम ही फिर से इसमें 23 क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। मुझे लगता है कि इसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ये ऐसे ही होता है जैसे समसूत्री विभाजन में हम लोग देखे थे। तो इस प्रकार से लास्ट में हम देखते हैं इसमें कि जो 46 क्रोमोसोम होता है वह पहले 23 क्रोमोसोम में विभक्त होता है और फिर यही 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो ये वाला जो फेज होता है वो मियोसिस फर्स्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट में होता है और जो ये वाला स्थिति होता है मियोसिस सेकेंड में इसका निर्माण होता है। तो इसका हम लोग अब आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस या फिर महत्व कि इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक स्थिति होता है क्रॉसिंग ओवर का होता है। जो क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोसोम दूसरे में जाता है तो इस समय जो गुणों का आदान प्रदान होता है, क्रोमोसोम का आदान प्रदान होने के कारण इसमें जो प्रॉपर्टी होता है उसका भी इसमें आदान प्रदान होता है। इसलिए सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें अंतर देखने को मिलता है। नहीं तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जैसा पुरुष है और जैसा महिला है सेम वैसे ही उनके बच्चे भी होते, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसी के कारण ही इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर देखने को मिलता है। और दूसरा देखते हैं कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वे अगुणित होने के कारण ही एक दूसरे के साथ लैंगिक प्रजनन के द्वारा जुड़कर 46 क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। समझने के लिए मनुष्य का एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 46 क्रोमोसोम और जो दूसरे जीव होते हैं उसमें भी वैसे ही जितने भी उनके क्रोमोसोम होंगे उसी के अनुरूप ही क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।